मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सीरीज की शुरुआत किया गया था। मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न वन शॉट था, यानी एक सेट का एक आपको वीडियो था जो कि विद इन 1 आवर का था। विज्ञान में ये सेट नंबर 8 है। इसके पहले का सेट 7 अपलोड किया जा चुका है और इसके साथ ही गणित का भी सीरीज एक शुरू किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बता दें कि विज्ञान में है 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे थे, तो इसलिए 40 का ये एक सेट है। तो चलिए आज का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अपमार्जक से बनाया जाता है। मार्जक से क्या बनाया जाता है? अपमार्जक से बनाया जाता है। देखिए, अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सल, यानी अपमार्जक क्या है? सर्फ है। शैम्पू, जी सर्फ नहीं, ए सर्फ एक्सल बनाया जाता है अपमार्जक से। ठीक है, अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सल आपको बनाया जाता है। अपमार्जक यानी साबुन, सर्फ है तो सर्फ बनेगा उससे। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो देखिए, प्लास्टिक का नहीं, सिलिकॉन का। हाँ, सिलिकॉन क्या है? एक अधातु है और इसी धातु उपधातु है, उपधातु है। और इसी का उपयोग हम क्या करते हैं? सौर सेल में करते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यूरोनियम प्लूटोनियम क्या है? ये नाभिकीय विखंडनीय पदार्थ है, यानी यहाँ से हम नाभिकीय ऊर्जा, इससे यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? ठीक है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोयला। कोयला का तो उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं, एलपीजी का उपयोग करते हैं, तो इसी का नहीं करते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम वाहन क्षेत्र में। ठीक है, तो ईंधन के रूप में किसका नहीं करते हैं? तो सीएनजी का नहीं करते, वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। एलपीजी, बायोगैस, कोयला। एलपीजी में और एक चीज देखिए कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन ज्यादा होता है। अगर सिर्फ इसमें दोनों में पूछे तो इसमें ब्यूटेन सबसे अधिक होता है, और इसमें क्या होता है? मीथेन और इथेन। में मीथेन और इथेन अधिक होता है। और बायोगैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा मीथेन होता है। अभी आपको ये सब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, बायोगैस में सबसे अधिक मीथेन होता है। इसमें मीथेन, इथेन, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, और सबसे ज्यादा पूछे तो ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में ही क्योंकि ये एक अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसको पता करने के लिए अगर इसका रिसाव हो रहा है तो इसमें हम क्या मिला देते हैं? एथिल मरकैप्टेन मिला देते हैं, ताकि वो गंध रहे। अगर इससे रिसाव हो रहा है तो हमें आसानी से पता चले। अब देखिए, CuO2 Cu बन रहा है, तो क्या करें? दो अभिकारक मिल के एक उत्पाद बना रहा है। एक तो एक संयोजन अभिक्रिया हो सकता है, तो देखिए संयोजन लिखा हुआ है क्या इसमें? नहीं, संयोजन नहीं है। अगर रहता तो संयोजन हो जाता, लेकिन ठीक है, संयोजन नहीं है। फिर क्या है जी? तो इसमें देख रहे हैं कि O2 है, O2 है, O2 जो है आपका, O2 ऐड हो रहा है, यानी संयोग हो रहा है O2 के साथ। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी अवघटन नहीं, उदासीकरण नहीं, विस्थापन नहीं। यानी ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है? ऑक्सीकरण तीन चीज होता है। एक तो या तो O2 का संयोग हो जाए, जुड़ जाए, या आप H2 हाइड्रोजन निकल जाए, निष्कासन हो जाए, या आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करे। लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछेगा कौन सा संतुलित नहीं है। संतुलन वाला चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने क्या बोला था? ईच, प्रत्येक एलिमेंट का दोनों साइड, एरो के लेफ्ट साइड, एरो के राइट साइड, आप देख लीजिए कि उसका परमाणु की संख्या सेम है या नहीं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है, ये तो आपका संतुलित है। PbNO3 में देखिए, पीबी एक है, पीबी एक है, ठीक है। एन देखिए, एन यहाँ पे एक, और यहाँ पे पूरा में 2 है तो 2 हो गया एन। एन देखिए, एन 2 है क्या? नहीं, नहीं तो नहीं है। एन इधर एक है और इधर एन 2 है, आपका संतुलित है क्या? नहीं। ये आंसर मेरा हो गया। लेकिन देख लीजिए ये भी संतुलित है कि नहीं। अब देखिए, 2 दूना 4 एच है, 2 दूना 4 एच है, 2 ओ है, 2 ओ है, ठीक, 2 के है, 2 के है, 2 Cl है, 2 Cl है, 3 दूना 6 O2 है, 3 दूना 6 O है।
नहीं, ये भी आपका संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये संतुलित नहीं है सर। बस आपको एरो के तीर के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों में जो जो भी परमाणु है उसके परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। उदासीन विलयन का पीएच आप बताए थे जब पीएच स्केल पढ़ा रहे थे, पीएच स्केल ही एक 7 होता है और ये 7 से कम होगा और 7 से अधिक। जब 7 से कम होता है तो इधर के वाले को बोलते हैं अम्ल, इधर वाले को बोलते हैं क्षार, और जो ये होता है वो उदासीन होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, उदासीन विलयन का शुद्ध जल उदासीन होता है इसलिए उसका मान 7 होता है शुद्ध जल का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? हम आपको अम्ल पढ़ा रहे थे और अम्ल के प्रकार पढ़ा रहे थे। यहाँ पे हमने बताया था 4 अम्ल के बारे में बताया था और चारों का ऑर्डर बताया था, कौन अम्ल ज्यादा ए है। ठीक, उसमें हमने वहां पे क्या बताया था? आपको बताया था इन्हीं 4 अम्ल था और इसी का ऑर्डर बताया था कि प्रबलता क्रम क्या बताया था हमने? प्रबलता, यानी सबसे ज्यादा प्रबलता क्रम कौन है, सबसे ज्यादा प्रबलता कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रबलता कौन था? HCl, उसके बाद था HNO3, उसके बाद था आपका H2SO4, उसके बाद था COOH, डबल ओ इसमें CH3 यानी सबसे ज्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे उसके बाद हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड या इसको बोलते हैं सिरका बोलते हैं। सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? सबसे देखिए प्रबल 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। सबसे प्रबल क्या पूछा? दुर्बल पूछा। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH। अब देखिए इसी दोनों को मिला देते हैं तो हमारा एक्वा रेजिया बनता है। जब इसका 3 पार्ट और इसका 1 पार्ट में बना देंगे तो हमारा एक्वा रेजिया बनता है। वह क्या बोलते हैं? अम्ल राज, अम्ल राज बोलते हैं। इसलिए अम्लों का राजा बोला जाता है क्योंकि ये सबसे कठोर, मतलब प्लेटिनम और गोल्ड, सोना और प्लेटिनम को भी पिघला देता है, तो अम्लों का राजा बोला। ठीक है, तो HCl और HNO3 इसका 3 और इसका 1। नेक्स्ट देखिए, क्रायोलाइट अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट ना आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो फिर एल्युमिनियम का कौन कौन सा अयस्क होता है? तो 3 अयस्क होता है, तीनों का अयस्क। एक तो बॉक्साइड आप पढ़े होंगे, बॉक्साइड, बॉक्साइड। दूसरा आपने क्रायोलाइट जान लिया, क्रायोलाइट। और तीसरा एक होता है आपका, तीसरा क्या होगा? तीसरा एक और नाम है वो भी जानिए ताकि वो आपसे पूछा जाता है, कोरोंडम। एक होता है कोरोंडम, कोरोंडम, कोरोंडम। इसको स्पेलिंग में बोलेंगे तो CORUND, कोरोंडम, कोरोंडम। क्रायोलाइट, बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरोंडम, एल्युमिनियम का 3 अयस्क। क्रायोलाइट, बॉक्साइड, सबसे अधिक बॉक्साइड जाना जाता है, उसके बाद क्रायोलाइट, उसके बाद कोरोंडम। क्रायोलाइट किसका हो गया? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का। ठीक है, लोहा का कौन सा अयस्क होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या हमने आपको बताया था 1 से 20 तक, तो परमाणु संख्या जरूर आप याद रखिए 1 से 20 तक। उसके अलावा हमने आपको बताया था, याद रखिए आपको फेरस का याद रखिए, कॉपर का याद रखिए, जिंक का याद रखिए, कोबाल्ट का याद रखिए, निकेल का याद रखिए, इसका याद रखिए क्योंकि यही सब पूछा जाता है। तो पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है? 19, पोटेशियम 19। पोटेशियम का है, कैल्शियम का है, ये क्या है? 2 8 10 8 18। ये आर्गन का है 17, क्लोरीन का। किसका पूछा? पोटेशियम का पूछा। पोटेशियम का क्या होगा? 19। 1 से 20 तक याद रखिए, ऐसे याद रखिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 9 और ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 9 और 3 होगा ना, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 9 और नाइट्रोजन के बाद 9, उसके बाद आता है और हीलियम, ऑर्गन, और आपको ऑर्गन, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन नियोन आएगा, नियोन, नियोन 9। देखिए ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन 7 होता है ना, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। अब 9 किसका होगा? 9 होगा आपको फ्लोरीन का, और 10 किसका होगा? आर्गन का, नियोन का। यहाँ पे नियोन होता है। आर्गन 19 होता है, 2 8 10 18 में होता है, नियोन 10। ठीक। अब देखिए उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब होता है। ये सब आपको 20 तक याद रखना चाहिए। ठीक। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए इसका, फेरस का 26, कॉपर का 29, जिंक का 30, सब आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिक अम्ल का आइपक नेम क्या होता है? आपको बताए थे कि सब कंपाउंड का ना दो दो नाम होता है, एक तो आइपक नेम होता है और एक व्यवहारिक नाम कॉमन नेम होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, यही अम्ल चींटी के काटने से मिलता है। के काटने से कौन सा अम्ल मिलता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? OH। फॉर्मिक अम्ल का शायद यही होता है, जिसको मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। याद रखिए, आइपक नेम क्या है? फॉर्मिक का मेथनोइक, प्रोपोनोइक, एथनोइक नहीं, है सब नहीं। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ दे चींटी के काटने से कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, याद रखें। इन ऑप्शन में दे दे मेथनोइक, तो मेथनोइक मारिएगा, क्योंकि मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो इथाइल देखिए, मेथ होता है C1 को बोलते हैं मेथ। आप सब जब 11 12 में जाइएगा ना, तब बहुत इथ इथ बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल यानी C2H5 और OH, C2H5OH को बोलते हैं आपका इथाइल अल्कोहल। याद रखिए, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये आपको काफ़ी जगह आता है। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, C2H5OH को इथाइल अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल्काइन। एल्काइन अभी आपको पढ़ाए थे। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है आपका C2H2N+2, एल्केन का फॉर्मूला होता है। C2H2N एल्कीन का होता है। C2H2N-2 क्या होता है? एल्काइन का होता है। अब पूछा है एल्काइन का, एल्काइन में इनमें से कौन होगा? एन होगा। देखिए, सी एल्काइन का होता है CnH2n-2, एन बराबर 1 डालिए, C1H2-2, यानी ये हो जाएगा C1H0। तो ये वैलिड नहीं करता है, एन छोड़ दीजिए, तो H0 नहीं होगा। एन बराबर 2 से यहाँ पे शुरू होता है, C2H4-2, C2H2 होगा तो हो जाएगा मेरा, C2H2 है कहीं। अगर 2 पे नहीं मिलता तो फिर 3 पे डालते, 3 पे डालते तो क्या होगा? C3, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4, C3H4 होता। 3 3 दूना 6 में से 2 गया 4, C3H3। बस ये तुमने तीनों फार्मूला याद रखिए आप, कि एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का, और एन आप यहाँ पे डालते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र अभी बताएं। ग्लूकोज और चीनी का याद रखिए। तो C6 एक बार क्या है? ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। और ये C12H22 क्या है? ये चीनी का है। ये दोनों का सूत्र तो हमेशा याद रखिए। ठीक है। और ये क्या है? ये सिरका है, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये तीनों याद रखिए, तीनों आपसे पूछा। नेक्स्ट, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना है? अब देखिए, एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन में कितने कार्बन का बॉन्ड होता है? इथाइन को ही, एसिटिलीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, इथाइन बोलते हैं इसको, मेथ इथ प्रोपिथाइन, एल्काइन है, यानी मेथ 2 है, C2H2, 4 में से 2 जाएगा, C2H2, ये वाला है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। अब देखिए, C2 है यानी Ca है, और H है यानी इधर एक H जुड़ेगा, इधर एक जुड़ेगा। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो कार्बन एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, यानी इसके बीच 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और जोड़ दीजिए, तब 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया। ये भी 3 1 4 हो गया। ठीक। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? 3, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या 3 है। कार्बन कार्बन के बीच पूछा है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया? 3 आपका एसिटिलीन। याद रखिए, एसिटिलीन किसका? C2H2 होता है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। अब देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए मतलब वैसा बीज जिसमें श्वसन हो,
सूखा हुआ बीज में श्वसन होगा क्या? नहीं। अंकुरित बीज, हाँ अंकुरित बीज है तो ठीक है, अंकुरित बीज है तो उससे पौधा बनने की चांसेस है, और पौधा बनेगा तो श्वसन की क्रिया उसमें दिख जाएगा, तो अंकुरित बीज। उबला हुआ बीज नहीं जी, कुचला हुआ बीज, कुचला हुआ तो मरा हुआ बीज कैसे कुछ? अंकुरित बीज में ही श्वसन का अध्ययन किया जा सकता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क किसका है? उत्सर्जन प्राणी का प्रणाली का हिस्सा है। देखो वृक्क किस चैप्टर में पढ़े थे? उत्सर्जन तंत्र में पढ़े थे। उत्सर्जन तंत्र में पढ़े थे तो उत्सर्जन में ही होगा ना, उत्सर्जन तंत्र में पढ़े थे तो आपका उत्सर्जन में ही आपको पोषण में आपने क्या पढ़ा था? आहार नाल पढ़ा था। पोषण, पाचन तंत्र इसमें पढ़े थे आप, पाचन तंत्र। श्वसन में आपने क्या पढ़ा था? श्वसन तंत्र। और परिवहन में आपको परिवहन तंत्र यानी हृदय के बारे में पढ़ा था। हृदय के बारे में कहाँ पढ़ा था? सर्जन में, सर्जन। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? हम आपको बताए थे कि परिवहन में पौधों में संवहनीय ऊतक जो है, संवहनीय ऊतक जो है ना, वो दो प्रकार का, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या हम बोलते थे कि जाइलम से जल पकड़िए, यानी जल, जाइलम में क्या आ रहा है? जल आ रहा है, और फ्लोएम में क्या आ रहा है? फल। पकड़िए, जाइलम में जल आ रहा है यानी जाइलम जल को, जल का स्थानांतरण करेगा, जबकि फ्लोएम में फल, फल क्या है? भोजन का स्थानांतरण। पौधों में फल का बना, भोजन का बना, फल। तो शायद जाइलम निंगन किसका करेगा? तो पानी का करेगा। भोजन का कौन करेगा? फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा निकलती है लेना। देखिए श्वसन में क्या होता है? मुख से कौन सा लेते हैं? O2 लेते हैं, और फिर हमारा शरीर में O2 अपना निकलता है, CO2 बनता है, और CO2 फिर बाहर निकलता है। कौन सा गैस निकलेगा श्वसन में? CO2 गैस। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि सर श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अब ये श्वसन के लिए है, पौधों में है, पौधों में श्वसन, पौधे श्वसन के दौरान O2 गैस निकलती है। श्वसन तो जन हमारे जंतुओं में ही होगा, तो में श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और वो फलों को पकने को फलों को पकने में से किससे नियंत्रित? फलों को पकने, फलों, ठीक है, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? अब आपको देखिए, हम आपको जब पौधों में हार्मोन पढ़ा रहे थे तो पौधों में हार्मोन हमने 7 तरीके का पढ़ाया था। कौन कौन? तो हमने आपको पढ़ाया था ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, उसके एब्सिसिक एसिड हार्मोन, उसके बाद इथिलीन हार्मोन, उसके बाद हमने पढ़ाया था फ्लोरिजेंस हार्मोन और ट्राउमेटिन हार्मोन। 7 हार्मोन पढ़ाया था, और सातों के बारे में उसका उपयोग बताया था। उसी में हमने एक पढ़ाया था कि इथिलीन जो है उसको फल पकाने के काम आता है, इसलिए फल पकाने वाला हार्मोन। फ्लोरिजेंस फूल को खिलाने वाला हार्मोन, इसलिए उसको फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं। फल पकाने वाला कौन होगा? इथिलीन। ऑक्सिन क्या है? वृद्धि जनक है, वृद्धि करने वाला है। साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि करते हैं, तीनों, ये तीनों वृद्धि वाला है, जबकि इथिलीन फल पकाने। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। आपको न्यूरॉन का जब संरचना पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि संरचना क्या होता है, था यहाँ पे ऐसा 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 आपको छोटा छोटा, और यहाँ पे एक बड़ा रहता था, जाके फिर आपको मिलता था एक छोटा, और फिर ऐसा रहता था आपको ऐसा। नहीं तो सेल न्यूरॉन का नाम लगभग आपका ऐसा ही था, आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता था? इसको डेंड्राइट बोलते थे, डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये जो छोटा छोटा जो तंतु होता था डेंड्राइट होता था, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसको बोलते थे साइटोन, टोन, ठीक। और इसको बोलते थे, जो सबसे लंबा तंतु होता था उसको बोलते थे हम एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है। तो आपको जब इसका पूरा संरचना और इसका कार्य विधि पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि जो डेंड्राइट है ना छोटा, पे क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा संवेदना को, ऑब्जर्व कर संवेदना प्राप्त करता है।
न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट में जैसे ही संवेदना आता है फिर सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन के पास चला जाता है, एक्सॉन अपने द्वारा आगे करके न्यूरॉन मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो देखिए, आपको एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को, एड्रिनलिन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं ना, आपातकाल का, क्यों आपातकाल का इसलिए बोलते हैं कि जब शरीर में आपात वाली स्थिति होता है ना, जैसे मतलब हृदय का थोड़ा सा रुकने वाली कंडीशन में, या बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जब शरीर आता है, तो वह आपात की स्थिति में ना एड्रिनल ग्लैंड से आपका निकलता है, और यही आपको तनाव जब आ जाता है एकाएक शरीर में, बहुत ज़्यादा तनाव आ गया, उस वाले आपात की स्थिति एड्रिनल ग्लैंड से ही कई हार्मोन्स निकलते हैं, तो हम आपातकाल का हार्मोन, तो एड्रिनल। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन किस में निकलता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपको नर या मादा में निकलने वाला हार्मोन है, लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। कैल्स्टोनिन, कैल्स्टोनिन के बारे में जाते हैं, कैल्शियम को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब आपने मादा वाले पार्ट में। निम्नलिखित में कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब इच्छा उस पर निर्भर नहीं। उल्टी आपको रोक सकते हैं क्या? जब उल्टी आने, वोमिटिंग होने वाला हो, नहीं, इस इच्छा पे नहीं डिपेंड करता है, अगर उसको आना है तो आएगा ही है। उल्टी तो भाई आपका इच्छा पे नहीं। अनैच्छिक क्रिया, उल्टी अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना की अनैच्छिक। दिल की धड़कन रोक सकते हैं क्या? दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। चबाना, हाँ चबाना तो भाई अपनी मर्जी से है, चबाएंगे तो चबाएंगे, नहीं तो थुकुर देंगे, नहीं तो आपको वोट जाएंगे। चबाना मेरा अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, यही अनैच्छिक। हाँ, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो आप जानते हैं 9 महीना गर्भ की अवधि होती है, तो 9 महीना, 9 माह, तो एक माह में कितना दिन? लगभग 30 दिन, और तिरका 270 दिन, लगभग 270 दिन के आसपास, 270 दिन, 70 दिन है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? अब देखिए, गंगा एक्शन प्लान क्यों शुरू किया? गंगा नदी में कुछ प्रदूषण हो गए थे, गंगा नदी और उसके आसपास वाले क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1986-85 में, 1986 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। 1986 में ही गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, और इसके तहत गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने तथा आसपास के क्षेत्रों को के विकास, यानी उसके पर्यावरणीय विकास की मदद के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, जो 1986 था। इसमें 1986 है क्या? देखिए तो 81 है, 83 है, तो किसी एक को 86 बना लीजिए, 86 ही ऑप्शन मेरा होगा, 86 एक को बना लीजिए और इसी को, तो 86 होगा, स्प्रिंट है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? जब हम आपको जनन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, 2 तरीके का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर अलैंगिक जनन में हम आपको 4 तरीके का बताए थे, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन या अपखंडन, और बीजाणु जनन। उसके बाद में सबके बताए थे, सबका उदाहरण दिए थे। जैसे हम आपको बताए थे कि जब विखंडन होता है, तो विखंडन में किसका होता है? प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, इसके साथ साथ यूग्लिना में होता है, यूग्लिना में होता है, और एक दो और आपको क्लोनोमोनास कुछ करके ऐसे नाम था, उसमें होता है। सब में आपको ये होता है, क्या होता है? विखंडन। सब में आपको विखंडन होता है। ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा, इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है, मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होगा? ठीक है, विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, और आपका यूग्लिना में, ये सब में विखंडन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो फिर बताइए क्या होता है? पुनर्जनन या अवखंडन किस में होगा? पायरोगाइरा और प्लेनेरिया, इसमें वो होता है। और बीजाणु जनन किस में होता है? राइजोपोर। सबका उदाहरण याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से? देखिए टीबी क्या होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें फेफड़ा प्रभावित हो गया तो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा आ गए, ठीक। निमोनिया क्या है, इसमें भी फेफड़ा में ही प्रभावित करता है, वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो क्या है, बी और सी। जैसा डायरिया क्या है, देखिए डायरिया बच्चों में होने वाला एक बीमारी, आंत जो होता है ना, इंस्टेटाइन, आंत में घाव हो जाता है, और आंत में घाव हो जाने के कारण ट्रिप्सिन हार्मोन जो एंजाइम होता है ना, वो नहीं निकलता है। अब ट्रिप्सिन एंजाइम आप जानते हैं किसको पाचन में मददगार है, प्रोटीन के पाचन में टाइम नहीं निकलता है, क्योंकि आंत में घाव हुआ रहा। डायरिया क्या है, आंत में घाव, जनरली बच्चों में होता है, खासकर क्या होता है, बच्चों में होता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। आप याद रखिए, ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण बच्चों में होता है, और ये आंत में घाव हो जाता है, जिसके कारण ट्रिप्सिन हार्मोन टाइम्स नहीं होता है, कारण प्रोटीन बाधित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में, मनुष्य और मांसाहारी जीव पाचन नहीं कर सकता है, तो प्रोटीन का पाचन करता ही है, खाने के लिए तो तीन तीन हार्मोन है, कौन कौन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ये सब प्रोटीन पचाता है। वसा, वसा को लाइपेज, वसा पचाने में आता है। सेलुलोज हम नहीं पचा पाते हैं, इस सेलुलोज पाचन ये नहीं होता है। सेलुलोज कौन पचाता है, शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो पचाते हैं, मतलब मांसाहारी वाले नहीं। जीव तो होंगे, शाकाहारी होंगे, और मनुष्य खाएगा ही नहीं। सेलुलोज उसमें देखते हैं, गाय, भेड़, ये सब क्या होता है, वो सब हरे पत्ते खा लेते हैं, तो सेलुलोज खाते हैं, सेलुलोज को पचा पाते हैं, जबकि हम सेलुलोज अगर आप घास खाएंगे तो नहीं पचा पाता है। इसका पाचन नहीं कर सकता है, तो सेलुलोज का नहीं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, बहुत बार आप सुनते हैं कि ब्रेन हेमरेज से उसका डेथ हो गया। क्या हुआ था, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का मतलब ये नहीं कि ब्रेन ब्रेन फट गया, ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है हाइपर टेंशन, हाइपर, इतना टेंशन हुआ कि ब्रेन काम कुछ, हार्ट फेल, सब। ब्रेन हेमरेज होता है हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हृदयघात नहीं, पक्षाघात नहीं, हाइपर टेंशन होता है। टेंशन कितना बड़ा समस्या है, हाइपर टेंशन में आप चले गए तो फिर आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज कारण होता है हाइपर। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? देखिए हम आपको जब पढ़ा रहे थे पादप में पोषण, तो हमने पढ़ाया था पादप तो स्वपोषी होता है, तो अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा पौधे होते हैं तो अपना भोजन ही बनाते हैं। हमने पढ़ाया था कि पादप में पोषण तीन तरीके से होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और कीटभक्षी पोषण। मृतजीवी पौधा, परजीवी पौधा, और कीटभक्षी पौधा। मृतजीवी पौधा में कौन, कवक और गोबर छत्ता। परजीवी में कौन, परजीवी में भी हम आपको एक बताए थे, तो परजीवी पादप में कौन आता है, का उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया नहीं जी, कसकुट्टा, हाँ कसकुट्टा है। तो परजीवी पादप हम पढ़ा रहे थे, तो इसमें क्या पढ़ाए थे, अमरबेल, अमरबेल, क्या बोल, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, और डोडर, डोडर की कुछ की कैसा नाम था, एक था ना डोडर जैसा नाम, डोडर, रेफ्लेसिया, अमरबेल, क्या था, डोडर भी था आपका, डोडर, एक आपका नाम था डोडर, डोडर, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया और अमरबेल, इसमें, और एक कसकुटा, ये आपका परजीवी पादप था। परजीवी पादप का उदाहरण याद रखिए, अमरबेल, रेफ्लेसिया, डोडर, कसकुटा। अब देखिए ये जो कसकुटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं अमरबेल या डोडर, इसी को अमरबेल या डोडर को ही हम कभी कभी कसकुटा बोलते हैं, ठीक है। कसकुटा, अमरबोल, डोडल, ये सब एक ही जैसा नाम है, रेफ्लेसिया, याद रखिए, चार गो नाम याद रखिए। परजीवी पादप है, मतलब ये ऐसा पादप है ना, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरे के सटा हुआ रहेगा दूसरे के पौधे में, और वहां से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। कसकुट्टा, अमरबेल, रेफ्लेसिया, डोडर, ठीक है। कौवा क्या है, तो मृतजीवी है, मृतजीवी पादप में आता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब आपको जब हम परिवहन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, वहाँ पे हम आपको बताए थे कि हमारा जो हृदय है, आपका चार चैम्बर वाला हृदय है,
ऊपर वाला अलिंद होता है, अलिंद मतलब ये दोनों अलिंद, और ये निलय होता है। ये दायां पक्ष होता है और ये बायां भाग। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका वाल्व लगा रहता है और यहाँ पे वाल्व लगा, डाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व कुछ बताए थे हम। जो आपको हृदय में यहाँ शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया, फेफड़ा से शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया मतलब फेफड़ा से शुद्ध रक्त तब वहाँ पे ऑक्सीजन लिया था और हमारा ब्लड वहाँ पे पहुँचा था फेफड़ा में। तो फेफड़ा में प्रेजेंट ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ग्लोबिन आपको रिएक्ट कर लिया किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर वहाँ से चल के आया हार्ट में यानी हृदय में, और हृदय के किस भाग में आया, तो बायां अलिंद में। ठीक है, बायां अलिंद में आया। जैसे यहाँ पे शुद्ध रक्त आया तो यहाँ पे एक बाल्ब लगा होता है, बाल्ब से इसमें ठीक क्या है, बायां निलय है, बायां निलय है, नीचे वाला निलय है, ये वाला बाया। अब यहाँ निलाया, अब यहाँ से क्या होता है, ये निकलता है और पूरा शरीर में जाता है, शुद्ध रक्त शरीर में। ठीक, अब शुद्ध रक्त पहुंचा, अब पूरा शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाएगा, उसकी श्वसन होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर आरबीसी ग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो या अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को पूरा फिर लाएगा और यहाँ पे अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद में जैसे आएगा तो फिर यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है तो इधर से इधर आएगा और यहाँ से यहाँ फिर फेफड़ा में चला जाएगा, और फेफड़ा में चला जाएगा अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकलता है और फेफड़ा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपका 4 चैम्बर का मैकेनिज्म। ठीक है, पूछ रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है, तो बायां निलय। ठीक है, फेफड़ा द्वारा नहीं जी, अलिंद द्वारा नहीं जी, अलिंद तो ऊपर वाला भाग है, यहाँ निलय द्वारा, यानी बाया भी नहीं, सिर्फ निलय द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। अब आपको देखिए बताए थे कि ईस्ट और हाइड्रा में कौन होता है, मुकुलन होता है, विखंडन किस में होता है, इस विखंडन में होता है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, लीना। पुनर्जनन किस में होता है, पुनर्जनन होता है आपको स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। बीजाणु जनन क्या होता है, राइजोपोरस, राइजोपोरस, पोरस, राइजोपोरस या राइजोपोस, राइजोपोरस। ठीक, आप याद रखिए हाइड्रा। जनन संचारित रोग है, जब हम आपको जनन वाला चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि जनन संचारित रोग जो होता है बैक्टीरिया से भी होता है, जीवाणु से भी हो सकता है और प्रोटोजोआ से भी हो सकता है। ठीक है, तो सिफिलिस जो है और गनोरिया जो क्या होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और एड्स जो होता है क्या होता है, विषाणु से होता है। यानी तीनों रोग जो है जनन संचारित रोग। नेक्स्ट देखिए, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। जब हम पुष्प पढ़ाए थे तो बताए थे कि पुष्प में एक बाह्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है, और आंतरिक भाग ही हमारा जनन में भाग लेता है, एक पुंकेसर और स्त्री केसर रहता है, और जबकि बाहर वाला भाग में बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है। तो बाह्य दल सबसे बाहरी भाग होता है, में दलपुंज, केसर और स्त्री केसर क्या है, आंतरिक भाग है जो हमारा जनन में भाग लेता है। बाहरी भाग क्या हुआ, बाह्य दल। नेक्स्ट देखिए, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी हो। अब देखिए ये आपके चैप्टर में तो आपके क्लास में थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक जगह हमको क्वेश्चन मिला था तो हमने डाल दिया कि भाई दो छोटा सा क्वेश्चन आ जाए बना लीजिए। जबकि ब्लड ग्रुप आपको पढ़ना है, मतलब ब्लड पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है, तो देखिए जो रक्त होता है ना उसमें एक दो चीज होता है, एक तो होता है एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है ब्लड में, और इसी एंटीजन के आधार पे हम रक्त का समूह बनाते हैं, कौन से रक्त ग्रुप का है। तो जैसे ए बी दो एंटीजन है,
जिसमें ए रहेगा उसको ए ग्रुप का बोलेंगे, जिसमें बी रहेगा बी ग्रुप का बोलेंगे, जिसमें दोनों रहेगा ए बी ग्रुप बोलेंगे, जिसमें कोई नहीं रहेगा ओ ग्रुप बोलेंगे। एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब एंटीजन के उल्टा होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, प्लाज्मा में होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है, और ये कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। ठीक है, आरबीसी में होता है, और एंटीबॉडी प्लाज्मा। एंटीबॉडी क्या होता है ना, इसके उल्टा होता है। अगर एंटीजन ए है तो इसमें बी होगा, और बी है तो ए होगा। ठीक, तो एंटीबॉडी मतलब एंटी नामी है, एंटी यानी उसका उल्टा है। एंटीजन में ए बी है तो इसका उल्टा बी ए होगा। तो पूछ रहा है ब्लड समूह ए। अच्छा, अब हम समूह बोले हैं कि जब जिसमें एंटीजन ए है तो उसको समूह ए बोलेंगे, जिसमें बी है एंटीजन, एंटीजन एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। बी है तो समूह बी बोलेंगे। अगर ए बी दोनों अगर है तो इसको समूह ए बी ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अब कोई नहीं है, नहीं ए कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे समूह ओ बोलेंगे। ठीक है, आपका ए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके उल्टा होता है एंटीबॉडी। तो पूछ रहा है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो ए के उल्टा बी होगा, यानी बी एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो आपको पता है इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रित करने वाला, यानी रक्त को नियंत्रित करता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ग्लूकागोन ये भी आपको ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारण करता है। गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन ये भी आपका ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारण करता है। गैस्ट्रिन जो है ना, ये आपका ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारण नहीं करता है। क्या होता है, गैस्ट्रिन आपका निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, तो आपका गैस्ट्रिन क्या होता है, फिर देखिए आप पूछिएगा कि फिर गैस्ट्रिन क्या करता है। तो गैस्ट्रिन हमारे अमाशय में, अमाशय जो होता है ना, अमाशय में सीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाता है या बनाता है। अमाशय में एचसीएल गैस जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, गैस्ट्रिन। तो हमारा ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन भी करता है, ग्लूकॉन भी करता है, सोमैटोस्टेरिन करता है। तीनों हमारा ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो पूछा है कौन नहीं करता है, तो गैस्ट्रिन बचा। गैस्ट्रिन, फिर गैस्ट्रिन करता क्या है, तो आंसे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है वो गैस्ट्रिन के कारण ही आता है। नेक्स्ट देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। अब देखिए हार्मोन जब 7 तरीके के बताए थे, उसमें हमने बताया था ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। ये सब तीनों आपका क्या होता है, तीनों वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन यानी वृद्धि में मदद करता है। देखिए वृद्धि में कौन सा है, पादप वृद्धि हार्मोन, जिबरलिन, हाँ जिबरलिन है, एड्रेनलिन इंसुलिन नहीं, एक ही रहा। ऑक्सिन भी हो सकता है, साइटोकाइनिन और जिबरलिन, जिबरलिन आ गया तो वृद्धि हार्मोन हो गया। एड्रेनल क्या है, तो अभी बोले आपातकालीन हार्मोन, इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, जिसके कारण, जिसके कमी के कारण घेगा रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए जब ग्रंथि पड़े थे तो ग्रंथि दो प्रकार का होता है ग्लैंड, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्य स्राव ग्रंथि। अंतःस्रावी में मतलब आंतरिक रूप में ही स्राव होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। जबकि बाह्य स्राव ग्रंथि में ना नलिका होता है, डक्ट होता है, उस डक्ट से एक स्थान से दूसरे तक जाता है, तो टाइम निकालता है। याद रखिए, हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी, यानी कोई नलिका नहीं होता है, अकलेस होता है, नलिका नहीं होता। इसीलिए हार्मोन नलिका नहीं रहता है, इसलिए जितने अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ना, डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है, डायरेक्ट रक्त में आ जाता है, और फिर रक्त के माध्यम से वो जहाँ जरूरी है वहाँ जाता है। जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि से ना, इसमें होता है नलिका, ये डक्ट होता है, और इन नलिका के माध्यम से एंजाइम्स जहाँ जाना जरूरत है वहाँ। ठीक है, याद रखिए, नलिका नहीं है। तो हार्मोन कैसे निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, और ये ब्लड में जाता है, क्यों, क्योंकि नहीं रहता। बाह्य स्रावी ग्रंथि में आपका नलिका होता है और जरूरत के हिसाब से वहां पे पहुंचता है, वहां से एंजाइम निकलता है। अग्नाशय देखिए, अग्नाशय दोनों है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी, यानी वहां से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से, और जबकि एंजाइम्स देखिए, तो एंजाइम्स में आपका कौन सा आता है, लाइपेज आता है,
आपका ट्रिप्सिन आता है, ये सब अग्नाशय से आता है। अब देखिए मुख में, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ये हमने आपको जब थ्योरी पढ़ा रखा था तो वहां पे हमने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए तीनों का नाम आपको ऐसे जरूरत की नहीं है, लेकिन जान लीजिए कौन कौन सा है। तो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। चलिए नाम की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखिए 3 जोड़ा आपको लाल ग्रंथियां पाई जाती है। हाँ, लेकिन ये जानिए जरूर, तार के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। तार के बारे में जानिएगा तो क्या होता है, तार में 99% जो होता है ना जल ही होता है, और 1% जब एंजाइम हो गया तो कौन एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है आपका? टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम्स होता है, ठीक है। और एक और याद रखिए कि 1.6 लीटर लार जो होता है ना प्रतिदिन स्रावित होता है। कितना होता है? 1.6 लीटर, 1.6 लीटर लाल प्रतिदिन स्रावित होता है। लार के बारे में थोड़ा सा 3-4 सलाइवा, जिसको 3-4 पॉइंट याद रखिए। क्या? तो 99 लार में क्या होता है? 99% जल वाटर होता है, 1% एंजाइम। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। और एक दिन में कितना लीटर निकलता है? तो 1.6 लीटर प्रतिदिन हमारा लार का स्रावन होता है। और लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? तो 3 जोड़ा, ठीक है। जोड़ा में पूछेगा, अगर इससे पूछेगा तो 6 लिखिएगा, 3 जोड़ा पाए जाते हैं। अब देखिए एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन है, जब आपको हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे जीवो में जनन, तो वहां पे हमने पढ़ाया था कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, और मेल हार्मोन होता है, और इसी से आपका मेल हार्मोन होता है, और इसी के टेस्टोस्टेरोन निकलता है। कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक है। तो एंड्रोजन जो होता है ना, ये ब्रीसन से निकलने वाले, ब्रीसन यानी टेस्टिस, ब्रीसन से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं एंड्रोजन। और इसका एंड्रोजन का सबसे प्रमुख कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ब्रीसन से जो भी हार्मोन निकलता है उसको एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन हार्मोन में सबसे प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। कौन है? मेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन बताइए कौन कौन सा है? फीमेल हार्मोन कौन सा होता है आपका? वो होता है फीमेल हार्मोन्स में आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, और आपका देखिए फीमेल हार्मोन्स में जो होगा ना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो आपका ये 3 आपका इसमें याद रखिए। फीमेल हार्मोन में कौन कौन? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बाद याद रखिए प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन के बाद याद रखिए रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन के बाद याद रखिए आप ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 4 हार्मोन जो है वो आपका फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को भी बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, लेबर हार्मोन भी बोलते हैं इसी को, ऑक्सीटोसिन को। और दूध स्रावन के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है। शहरों में जो गाय और भैंस होते हैं उससे दूध निकालने के समय एक इंजेक्शन देता है, वो ऑक्सीटोसिन ही होता है, दूध स्रावन में मदद करता है। एंड्रोजन मेल हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल साहब थे, जो अनुवांशिकी की खोज करते समय मटर के पौधे का उपयोग कर वहां पे वंशाक्रम पर बताए थे। तो मेंडल ने आपका, ठीक। ओके, थैंक यू। इसके साथ ये भी आपका सेट समाप्त हुआ, और इसके साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार का और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी बताएं कि सर ऐसे होना चाहिए। आपके लिए कोशिश किया जाएगा कि जैसे हो संभव हो वो आपको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।